This fireside chat with Shweta Punch. Can we hear it for Mr. Chirag Paswan, one of India's youngest leaders, not only at the center, but also from his home state of Bihar. Chirag, please take a seat. Thank you so much. When he speaks, whenever he's giving a speech, lakhs of people turn up to listen to him, but he says that he does not write his speeches down. He speaks from his heart. And I think that is what Chirag Paswan is about, a Gen Z neta, but with the heart of an old school politician. Well, please welcome once again Chirag Paswan, the food processing minister in Delhi, and someone who has big ambitions for Bihar. Chirag, जब आपका मंत्रालय अनाउंस हुआ, हमारे न्यूज रूम में बहुत चर्चा हुई. Everybody wanted to track food processing. Overnight, that ministry became the most sought-after ministry. We want to track this ministry. But now we hear that you want to go back from Delhi. You're done with Delhi. You want to go back to Bihar. Well, I do know and understand that one statement of mine where I said this कि मैं वापस बिहार जाना चाहता हूँ. बिहार मुझे बुला रहा है. दिल्ली में मेरा मन नहीं लगता. So I know that statement's been interpreted in all the possible manners, right from politically to personally to every way. उसके अलग-अलग interpretations हुए हैं. But my reason of saying it was because मेरा राजनीति में आने का कारण ही बिहार और बिहारी रहे हैं. Why I entered politics? I've been born and brought up in Delhi. I've lived in Mumbai. I've worked in Mumbai, and that was the time when I experienced from very close quarters where I saw Biharis being targeted, being humiliated. That was the time when I realized that why Bihari needs to leave their state and to go across the country. मैं देखता हूँ दूसरे राज्यों में जाकर रहते हैं, अलग अलग देशों में जाकर रहते हैं. सो व्हाई कांट वी रिटेन देम इन आवर स्टेट? क्या वहां पे ऐसी कमी है या क्या ऐसे व्यवस्था निर्माण की हम लोग को जरूरत है ताकि ये माइग्रेशन रुके, ये पलायन रुके? इस सोच के साथ मैं राजनीति में आया था. एंड ओवर द इयर्स दिस इज माय थर्ड टर्म एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड आई हैव रियलाइज्ड दैट आई कांट डू दिस सिटिंग इन दिल्ली. अगर मैं बिहारियों के लिए कुछ करना चाहता हूं तो उसके लिए मुझे अपने राज्य जाना पड़ेगा. अगर मैं पलायन को रोकना चाहता हूं तो उसके लिए वो व्यवस्था बिहार में ही रहकर मुझे तैयार करनी होगी. और अब तो मैं सिर्फ पलायन को रोकना ही नहीं चाहता बल्कि मैं रिवर्स माइग्रेशन भी चाहता हूं कि हम एक ऐसा बिहार बनाएं जहां पे जो लोग पलायन करके बिहार से बाहर गए हैं वो लोग भी वापस अपने राज्य में आए. बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की सोच पे काम कर रहा हूं. तो फिर अगले चीफ मिनिस्टर चिराग पासवान रहेंगे? मेरे सारे थॉट प्रोसेस, मेरी सारी मेहनत, मेरी सारी वर्षों से जो मैंने व्यवस्था तैयार करने के लिए जो मैंने सोच डाली है, उन सारी चीजों को भुला के ना एकदम बॉयल डाउन कर दिया जाता है कि इसकी महत्वाकांक्षा है मुख्यमंत्री बनने की. इसलिए मैं ऑनेस्टली बोलता हूं, मेरी ऐसी कोई महत्वाकांक्षा नहीं है. मैं जिस परिवार से आता हूं, आई हैव सीन इट ऑल. My stomach is already full. I don't have any greed left कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए. मैं एक ऐसे परिवार से आता हूं जहां पे मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने बतौर केंद्रीय मंत्री 6 प्रधानमंत्रियों के साथ उन्होंने काम किया. बचपन में तो मेरे लिए कहीं ना कहीं ये गाली बन गई थी कि मैं स्कूल में जाता था, कॉलेज में अरे मंत्री का बेटा आ गया, मंत्री का बेटा आ गया. सो ये शुरू से देखा है. और अगर पद की लालसा होती 2020 का चुनाव मैं अकेले नहीं लड़ता. हर वो राजनीतिक व्यक्ति जो राजनीतिक परिस्थितियों को समझता है वो जानता है कि अगर 2020 का चुनाव मैं मौजूदा उस वक्त के एनडीए अलायंस में रहकर मैं लड़ता तो मैं केंद्र में मंत्री 2020 में ही बन गया होता और बिहार में भी मेरे 3-4 मंत्री होते जो उस वक्त की परिस्थितियां थी. बट उस वक्त भी मैंने अपने विचारों को ही लेकर, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की सोच को ही लेकर मैंने गठबंधन से अलग होने का फैसला लिया. तो ऐसे में मेरी मुख्यमंत्री बनने की या किसी पद पर जाने की कोई महत्वाकांक्षा नहीं है. मौजूदा परिस्थिति में तो वैकेंसी भी नहीं है. वी ऑलरेडी हैव अ चीफ मिनिस्टर इन प्लेस. वी ऑलरेडी हैव अ चीफ मिनिस्टर. But we have elections coming in November, and Bihar
could do with some youthful energy, something that you represent, something that a lot of your competitors also represent. You Absolutely. have Mr. Prashant Kishore, you have Mr. Kanhaiya Kumar. So there are a lot of youth leaders coming out of Bihar, promising a change in Bihar. तो उसमें आप नहीं अपना झंडा नहीं गाड़ेंगे कि आप मुझे No, वोट of course. I mean, and this is good. You know, there's a very soft generational shift in my state, which is really nice. You know, I mean, we have always spoken and talked about the era of, you know, where my father was there, Adaniya Laluji was there, Nitish Kumar ji was there, you know, Sushil Kumar Modi ji was there. So that was also an era, you know, which was very dominant in Bihar politics for the longest time. But gradually we are seeing a generational change, we are seeing a generational shift taking place in my state, and I find this as the beauty of democracy, you know, where you have so many options to select from, you know. You have a lot of young faces with young visions, with young ideas, with young ideology, and everybody is focusing to bring that change in Bihar. So I think the people of my state are very lucky to select from all of us with whomsoever that they believe in. आपके जो पिताजी थे रामविलास पासवान जी बहुत ही लेजेंडरी लीडर रहे हैं, लेकिन वो भी हमेशा पीछे रहे, केंद्र में रहे, पर स्टेट में हमेशा उन्होंने साथ दिया सीएम का, पर सीएम की पद पे नहीं आए। आपकी पार्टी ने मांगा है कि उनको भारत रत्न दिया जाए, तो उसके बारे में थोड़ा कुछ बताइए। और मैं ये बोलना चाहूंगी कि जैसे अभी आप कह रहे हैं कि आप सीएम नहीं बनना चाहते, देन यू आर फॉलोइंग योर फादर्स फुटस्टेप्स वंस अगेन। देखिए, सबसे पहले भारत रत्न का आपने जिक्र किया, मैं उनका बेटा हूं। मेरा तो ये लालच रहेगा ही कि मेरे पिता को देश का सर्वोच्च सम्मान दिया जाए, बट व्यक्तिगत भावनाओं को एक तरफ रखते हुए मेरी पार्टी ने भी विधिवत तरीके से इसकी मांग रखी है सामने। और कारण है 50 साल से ज्यादा, ओवर 5 डेकेड्स राष्ट्रीय राजनीति में उनकी एक सक्रिय भूमिका रही। जैसा मैंने कहा कि 6 प्रधानमंत्रियों के साथ, और ये अपने में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसी की वजह से उन्हें मौसम वैज्ञानिक भी कहा जाता था। बट अगर भारत की राजनीति में अगर आप राजनीतिक नब्ज को समझ पाए तो ये अपने में भी एक बहुत बड़ी कला होती है। उन्होंने वीपी सिंह जी की सरकार में बतौर केंद्रीय मंत्री काम किया, देवेगौड़ा जी की सरकार में, आई.के. गुजराल साहब की सरकार में, अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में, मनमोहन सिंह जी की सरकार में, और मौजूदा प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के भी मंत्रिमंडल में वो बतौर केंद्रीय मंत्री उन्होंने अपनी भूमिका निभाने का काम किया। 2 बार उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ फॉर विनिंग बाय द हाईएस्ट मार्जिन। ये अपने में एक बहुत बड़ी उपलब्धि। और उसके बाद जिस तरीके से सामाजिक न्याय को लेकर, सोशल जस्टिस को लेकर उन्होंने हर सरकार में एक अहम भूमिका निभाने का काम किया। आज की तारीख में शायद लोग इस बात का महत्व भी नहीं समझ पाए, बट आज जब कांग्रेस और ये तमाम नेता संविधान को लहराते हैं और बाबा साहेब का नाम लेते नहीं थकते। कल भी राहुल जी मेरे ही राज्य गए हुए थे और वहां पर जाकर वो जय भीम के नारे लगाते हुए बाबा साहेब के विचारों को वो याद कर रहे थे। ऐसे में सवाल उनसे भी बनता है कि आप जिनकी बात कर रहे हैं वो हमारे संविधान के निर्माता हैं, संविधान के रचयिता हैं, पर उनकी एक भी तस्वीर भारत की संसद में 89 तक नहीं थी। 89 तक उनकी एक भी तस्वीर भारत की संसद में नहीं थी, जबकि एक पार्टी के तो भूल जाइए, एक ही परिवार के 3 नेताओं की बतौर प्रधानमंत्री तस्वीर भारत की उस सेंट्रल हॉल में थी। ऐसे में आज जब ये लोग बाबा साहब का जिक्र करते हैं तो इनको ये याद होना चाहिए कि बाबा साहब की पहली तस्वीर भारत की संसद में मेरे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी जब वीपी सिंह जी की सरकार में श्रम एवं कल्याण मंत्री थे उस वक्त लगाई गई थी। उस वक्त बाबा साहब को भारत रत्न दिया गया था। तो जो लोग आज इन तमाम बातों को लेकर राजनीति करते हैं, बस उनको से मैं बताना चाहता हूं कि मेरे पिता हैं, उनके योगदान को तो मैं सर्वोच्च रखूंगा ही, बट मेरे नेता हैं और उन्होंने देश के लिए ये तमाम ऐसे कार्य किए हैं जिन्होंने सामाजिक न्याय की व्यवस्था को मजबूत करने का काम किया। इसीलिए भारत रत्न की हम लोग मांग करते हैं। बट आपका जो पहला प्रश्न था कि मैं अगर बिहार नहीं जाऊंगा तो कारण वही होगा कि पापा भी यहीं पे थे। मैं बिहार जाऊंगा, बट बिहार किसी पद की लालच में मैं जाऊं, कतई नहीं। बिहार में बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की सोच को कैसे धरातल पर उतार पाऊं, इस व्यवस्था के निर्माण के लिए जाऊंगा। बिहार ऐसा स्टेट है जो कि नालंदा यूनिवर्सिटी के लिए जाना चाहता था। हमारे पहले प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी बिहार से हैं, तो वहां से अब जो बिहार की बात होती है तब
अब बात होती है करप्शन, अब बात होती है खराब सड़कें, अब बात होती है कि बिहार में काम करना बहुत मुश्किल है, इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत पुअर है। तो आपका क्या विजन है बिहार के लिए, और आप कैसे, जो आपसे पहले नीतीश कुमार जी हैं, उससे पहले जो जितने भी चीफ मिनिस्टर्स रह चुके हैं, वो चेंज लाए हैं, पर जिस डिग्री पे चेंज होना चाहिए था, जिस स्केल पे चेंज होना चाहिए था, वो नहीं आ पाया है। तो आप क्या चेंज लाएंगे, आपकी क्या विजन है बिहार के लिए? मेरे बिहार का एक गौरवशाली इतिहास रहा है, एंड आई फील सो प्राउड व्हेन आई से दिस कि बिहार एक ऐसी धरती रही है जो कई मायनों में जनक रही है अलग अलग क्षेत्रों में व्यवस्था निर्माण को लेकर। नालंदा यूनिवर्सिटी का आपने जिक्र किया, शिक्षा के क्षेत्र में मेरे प्रदेश की पहचान तब थी जब देश तो भूल जाइए, दुनिया में किसी ने शिक्षा के महत्व को नहीं समझा था। दूसरे देशों से लोग आते थे नालंदा में शिक्षा तालीम हासिल करने के लिए। ऐसे में जब बिहार की गिरती शिक्षा व्यवस्था का जिक्र होता है, मुझे तकलीफ होती है। एक से एक महापुरुषों की धरती रही है, जो लोग आस्था भी रखते हैं उनसे भी जुड़े हुए एक से एक महापुरुष। मेरी माता सीता की धरती है वो, गौतम बुद्ध की धरती है, भगवान महावीर की धरती है वो, गुरु गोविंद सिंह जी की धरती है वो, चाणक्य की धरती है, आर्यभट्ट की धरती है, देश के पहले राष्ट्रपति की वो धरती है। ऐसे में इतनी सारी संभावनाएं होने के बावजूद क्या कारण रहा कि आज मेरे प्रदेश की गिनती विकास के स्तर पर कई निचले पायदानों पर कई बार की जाती है। ऐसे में हम लोग को वो दशक भी याद करने की जरूरत है जब मेरे राज्य में सबसे ज्यादा पलायन हुआ, जब आदरणीय लालू जी की सरकार थी जिसको जंगल राज के नाम से जाना गया, जिस वक्त एक ऐसा समाज बना दिया गया जहां पे कोई भी बिहार में रहना नहीं चाहता था, और ये व्यवस्था दुर्भाग्यवश अभी तक भी चलती आ रही है। आज भी, मुझे टोकिएगा अगर मैं गलत बोल रहा हूं, पर आज भी बिहार में कोई भी एक सक्षम परिवार है, वो जैसे ही थोड़ा सा भी सक्षम बनता है, सबसे पहले अपने बेटा बेटी को पढ़ने के लिए बिहार से बाहर भेजता है। वो बच्चा बच्ची बिहार से बाहर जाता है, वहीं पे शिक्षा हासिल करता है, वहीं पे नौकरी करता है, वहीं पे घर खरीदता है, वहीं पे शादी करता है, वहीं पे बच्चे पैदा करता है, और फिर उसी राज्य का होकर रह जाता है और अपने राज्य में प्रवासी कहलाता है। ये व्यवस्था जो 90 के दशक से बिगड़ी, इसको अभी तक हम लोग उस तरीके से संजो नहीं पाए। मैं ये श्रेय जरूर मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को दूंगा कि काफी हद तक उसमें सुधार हुआ, उसमें बदलाव हुआ, काफी कार्य उनके द्वारा किए गए, पर अभी भी कई कार्य करने बाकी हैं, जिसकी जिम्मेदारी निभाने की सोच के साथ मैं बिहार जाना चाहता हूं। चिराग जी, आपने बताया कि बिहारी फर्स्ट, बिहार फर्स्ट, और आप बिहार की बहुत डेवलपमेंट करना चाहते हैं। बीमारू स्टेट्स का नाम जब लिया जाता है तो बी सबसे पहले आता है, विच इज फॉर बिहार। उत्तर प्रदेश सबसे एंड में आता है, यू। उसका उस स्टेट में बहुत काम किया जा रहा है। अगर आप कोई चीफ मिनिस्टर देखते हैं जो कि आप अपना रोल मॉडल समझते हैं, तो कोई सीएम है जो आपके जहन में आते हैं कि अगर आपको लगता है उनको देख के जो इन्होंने अपने स्टेट में किया है, वैसा ही काम मैं अपने स्टेट में करना चाहूंगा? ऑफ कोर्स, जिनका आपने जिक्र किया मेरे बगल का ही राज्य है, और कई बार तो एक सांस में ही यूपी बिहार का नाम लिया जाता है, और व्यवस्था को लेकर भी किया जाता था, बट हाल फिलहाल के वर्षों में अब नहीं होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश ने विकास की राह पर अपने आप को एक तीव्र गति देने का कार्य किया है, और पहचान उनकी एक विकसित राज्यों की श्रेणी में धीरे धीरे बनती जा रही है। और मुझे लगता है बहुत स्पष्टता के साथ, with utmost clarity, द चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश, उन्होंने अपने राज्य को आगे लेकर जाने का उन्होंने काम किया है। तो मैं चाहूंगा, बट साथ ही में हम लोग को ना ये एक और छोटी सी बात को समझना जरूरी है, जिसका जिक्र कई बार मेरे प्रधानमंत्री करते हैं, डबल इंजन की सरकार। जी। लोग इस बात को समझ नहीं पाते हैं कि डबल इंजन की सरकार क्यों जरूरी है। ये उत्तर प्रदेश उसका सबसे खूबसूरत उदाहरण है, और मेरा बिहार भी उसका उतना ही खूबसूरत उदाहरण है, क्योंकि फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम बिहार में विरोधाभास की सरकारें रही। जब केंद्र में यूपीए की सरकार होती थी तो बिहार में एनडीए की सरकार होती थी, जब केंद्र में एनडीए की सरकार आई तो बिहार में महागठबंधन की सरकार आ गई। फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम, ऑन अ स्ट्रेच ऑफ 27 लॉन्ग ईयर्स,
वी हैड डिफरेंट गवर्नमेंट्स एट द स्टेट लेवल एंड एट द सेंट्रल लेवल। इससे होता क्या ना कि केंद्र सरकार की योजनाएं राज्य में धरातल पर नहीं उतरती, राज्य सरकार की परियोजनाओं को केंद्र स्वीकृति नहीं देता, राजनीतिक विरोधाभास के चलते, जिसकी वजह से मेरे राज्य ने काफी सफर किया। एक लंबे समय के बाद आज मेरे राज्य में डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में इसका नेतृत्व मेरे प्रधानमंत्री कर रहे हैं, बिहार में हमारे मुख्यमंत्री कर रहे हैं। मैं चाहता हूं और मैं मानता हूं कि इस विधानसभा चुनाव परिणामों के बाद भी ये व्यवस्था ऐसे ही रहेगी एंड उसके बाद इन कमिंग 5 इयर्स मैं इसको एक गोल्डन एरा के तौर पर बिहार के लिए देखता हूं। मुझे लगता है अगले 5 साल बिहार काफी तेज गति से विकास के कार्यों में आगे बढ़ेगा। तो आप योगी जी से इंस्पिरेशन लेते हैं? मैं डेफिनेटली आई डू बिलीव ही इज गॉट अटमोस्ट क्लैरिटी इन हिज वर्क एंड विजन। All right. From an electoral point of view, we have elections coming in November. बिहार के इलेक्शंस हमेशा ही कास्ट इश्यूज पे लड़े गए हैं. Is that still an omnipresent issue in Bihar, or do you think things have changed? इस चुनाव के मुद्दे क्या रहेंगे? Is that an issue? Sadly, yes. ये विडंबना है And you're against caste-based politics. मैं पूरी तरीके से इसके खिलाफ हूं और मुझे ये बात बहुत तकलीफ देती है। मैं जब नया नया राजनीति में आया था, जैसा मैंने कहा, मैं दिल्ली में मैं पला बड़ा, मुंबई में मैंने काम किया है और मैं जिस परिवार से आता हूं वहां पे जातीय व्यवस्था के कोई मायने नहीं हैं। ना घर पे कभी ऐसी बातों को लेकर चर्चा हुई, ना हमें कभी किसी तरीके का भेदभाव बताया, सिखाया, समझाया। व्यवस्था ये कभी चर्चा ही घर परिवार में नहीं हुई। तो मेरे लिए जब मैं राजनीति में सक्रिय हुआ और मैं बिहार राजनीतिक दृष्टि से जाने लगा तो मुझे बड़ा ताज्जुब होता था कि मुझसे आके जो मिलते थे, मुझसे भूमियार मिलते थे, राजपूत मिलते थे, ब्राह्मण मिलते थे, पिछड़ा मिलते थे, अति पिछड़ा मिलते थे, दलित मिलते थे, महादलित मिलते थे, मुसलमान मिलता था, बट कोई बिहारी नहीं मिलता था। तकलीफ मुझे इस बात की होती थी कि हम लोग इतनी जातियों में बढ़ गए और ये तो अभी मैं ऊपर की क्लासिफिकेशन बता रहा हूं, नीचे बाइफर्केशन और ज्यादा है कि उसमें और इतनी सारी जातियां। ये व्यवस्था ही मुझे समझ में नहीं आती थी और मेरे लिए हमेशा से ये कॉज ऑफ कंसर्न रहा है कि क्योंकि हम लोग एकजुट नहीं होते अपने राज्य में, इसीलिए हम लोग आज इस बटी हुई परिस्थिति की वजह से जो व्यवस्था निर्माण होनी चाहिए थी वो हम लोग नहीं कर पाए। जो लोग बिहार से बाहर निकल जाते हैं वो कतई इस बारे में नहीं सोचते। व्हेन आई ट्रैवल इंटरनेशनली एंड आई इंटरेक्ट विद बिहारी डायस्पोरा एंड देन आई आस्क देम that do you get benefited that you come from an upper caste or do you get neglected because you come from a backward caste? बोलते नहीं, यहाँ पे तो कोई इसका मतलब ही नहीं है। So I said you all have a equal playground here, right? और आप उतनी ही मेहनत करते हैं। ये सोच हम लोग को बिहार में लानी है, जो कि सैडली अभी नहीं है, बट मेरी उम्मीद मौजूदा पीढ़ी से है, आने वाली पीढ़ियों से। और इसीलिए मैं शिक्षा पे इतना ज्यादा जोर देता हूं। मैं खुद 21वीं सदी का पढ़ा लिखा युवा हूं। मैं चाहता हूं और मैं मानता हूं कि जब तक शिक्षित नहीं होगा हमारा राज्य, जब तक शिक्षा का अभाव रहेगा, कई ऐसे राजनीतिक दल और ऐसे राजनेता हैं, मैं खुद राजनीतिक दल से आता हूं, बट मुझे कतई कोई गुरेज नहीं है इस बात को स्वीकारने में कि कई राजनीतिक नेता और राजनीतिक दलों ने एक अहम भूमिका निभाई है हमारे समाज को बांटने में, जातियों में बांटने में, सांप्रदायिकता के आधार पर बांटने में, जो गलत है, जिससे मिलकर हम लोग को लड़ाई लड़नी है, जिसमें मुझे लगता है साथ मेरा आज की पीढ़ी देगी और आने वाली पीढ़ी देगी। But you've spoken in favor of the caste census, which critics say will only aggravate that divide, which the data that government can use to do very targeted interventions. So how do you justify that, Chirag? So how do I justify that? Because I know when I say these two things in the same line, so I might sound contradicting myself. But let me clarify this, that why do I want to have a caste-based census? Because as I said, that's sad, but that is the reality. ये दुखद है बट हकीकत है हमारे समाज की कि आज भी हम लोग जातियों में बढ़ते हैं और जाति के आधार पर भेदभाव के उदाहरण हम लोग के सामने आते हैं। संख्या कम ज्यादा डिबेटेबल, बट वो समाज में एक भेदभाव का वातावरण उत्पन्न करते हैं। उदाहरण के तौर पर आज भी एक दलित युवक को घोड़ी पे चढ़ने से रोका जाता है, क्यों? क्योंकि वो एक दलित है। आज भी ऐसे उदाहरण हम लोग के सामने हैं जो कि सार्वजनिक मंचों पर भी सुनाई देते हैं। एक अधिकारी, एक पुलिस अधिकारी अपनी बारात निकालने के लिए उसको सुरक्षा की जरूरत पड़ती है, क्यों? क्योंकि वो एक पिछड़ा समाज से आता है। आज भी एक दलित परिवार को मंदिर में प्रवेश करने से रोका जाता है। आज भी ऐसी मानसिकता कम ज्यादा अगेन डिबेटेबल बट हमारे समाज में है,
जो जाति के आधार पर आपके साथ भेदभाव करते हैं। इसीलिए कई बार केंद्र सरकारें, राज्य सरकारें ऐसी योजनाओं का निर्माण करती हैं फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर कास्ट और उनका समावेश करने के लिए मुख्य धारा के साथ, मेन स्ट्रीम के साथ उनको जोड़ने के लिए। ऐसे में मैं मानता हूं कि जब राज्य या केंद्र की सरकारें इन योजनाओं का निर्माण करती हैं तो उनके पास उस जाति की आबादी भी होना जरूरी है, ताकि उसी के हिसाब से उस योजना का विस्तार किया जा सके, उसी के आधार पर उस योजना में राशि का आवंटन किया जा सके, ताकि उस जाति का समावेश हो सके मुख्य धारा के साथ। ऐसे में इन आंकड़ों का सरकार के पास होना जरूरी है, जो कि कई बार नहीं होते। कई बार कई विषयों पर माननीय न्यायालय ने भी मांगा कि भाई फलाना जाति की कितनी आबादी है, जो हम लोग के पास नहीं है। एंड इन द लॉन्गेस्ट टाइम ये हुआ ही नहीं। लास्ट टाइम इट हैपेंड वाज ऑलमोस्ट 100 years बैक इन 1931। सो इसीलिए वाई आई एडवोकेट कि ये होना चाहिए। उसके पीछे का कारण ये है कि जब ये हमको जानकारी होगी तभी हम उनका समावेश करा पाएंगे, उचित रिप्रेजेंटेशन इन एवरी सेक्टर हम लोग करा पाएंगे। All right. When we speak about, caste-based reservations also, are you for affirmative action or are you against affirmative action? No, I do believe कि वो representation होना चाहिए, because for the longest time it has not happened and there are n number of castes and that is what creates a distress within them, because when they don't see themselves getting represented at a political level, at a socio-economic platforms, when they don't see their representation is when they get distressed and then they opt for various other platform. अब जो नक्सल की समस्या थी लंबे समय तक, उसमें कौन थे? यही वैसे ही समाज के लोग थे जिनको लंबे समय तक सप्रेस किया गया। तो ऐसे में उन लोगों ने गलत रास्तों को चुनने का काम किया। भविष्य में ये नहीं हो, उसके लिए जरूरी है कि हर समाज का उचित रिप्रेजेंटेशन समाज की हर व्यवस्था में हो। इसी सोच के साथ मैं चाहता हूं कि जरूर इस व्यवस्था को, आरक्षण की इस व्यवस्था को और मजबूत किया जाए। जी, चलिए बिहार से वापस दिल्ली आते हैं, फूड प्रोसेसिंग के बारे में बात करते हैं। अभी वी आर अंडरगोइंग वेरी इंटेंस नेगोशिएशंस विद द यूनाइटेड स्टेट्स, बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट की बात हो रही है। एग्रीकल्चर और फूड इंडस्ट्री जो है, अमेरिका चाहता है कि हमारे टैरिफ्स और कम किए जाएं ताकि वो अपने प्रोडक्ट्स यहाँ पे बेच सके। उसकी इम्प्लीकेशंस क्या होंगी और आप चाहेंगे कि इंडिया अपने टैरिफ्स कम करे इन एरियाज में? Well, this is a very strong political narrative. I mean, that's a political, that's a policy topic. So I'll reserve my comments particularly on this topic. But then, yes, दो देशों के बीच में जिस तरीके से टैरिफ को लेकर यूएस और भारत और यूएस का कई और देशों के साथ ये एक ऐसी बहस शुरू हुई है जिसको मुझे लगता है बहुत ही डिप्लोमेटिक वे में हम लोग को हैंडल करने की जरूरत है। इट्स एन एक्सट्रीमली सेंसिटिव टॉपिक, सो आई वुड रिजर्व माय कमेंट्स पब्लिकली बहुत ज्यादा इसके बारे में बात करने को लेकर। बट बीइंग द मिनिस्टर फॉर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, मैं जरूर कह सकता हूं कि आज की तारीख में भारत के पास वो सामर्थ्य है कि हमें अधिकांश विषयों को लेकर कहीं दूर या दूसरे देशों की तरफ देखने की जरूरत नहीं है। वी हैव दैट पोटेंशियल एंड वी आर सो केपेबल दैट ना सिर्फ हम अपने देश का ध्यान रख सकते हैं बल्कि कई और देशों का ध्यान रख सकते हैं। मैं जिस मंत्रालय का प्रतिनिधित्व कर रहा हूं, इस मंत्रालय के माध्यम से इवेंचुअली ग्लोबली मैं चाहता हूं कि भारत अपने आप को एक ग्लोबल फूड बास्केट के तौर पे प्रस्तुत करे। And when I say this with utmost responsibility because we have that potential कि ना सिर्फ हम अपने देश की हंगर नीड्स को केटर कर सकते हैं बल्कि कई और उन देशों की भी हम मदद कर सकते हैं जहां पे हंगर एक बड़ी समस्या है। ऐसे में दुनिया में ग्लोबली एक सॉफ्ट पावर के तौर पर थ्रू प्रोसेस्ड फूड हम लोग एक स्ट्रांग पेनिट्रेशन हम लोग कर सकते हैं, जिस दिशा में मैं और मेरा मंत्रालय कार्य कर रहा है। जब मैंने इस विभाग की जिम्मेदारी ली थी, या ना सिर्फ मेरी इस विभाग की जिम्मेदारी लेना बल्कि 2014 से अभी तक देखें हम लोग के एक्सपोर्ट्स ऑलमोस्ट डबल हुए हैं। हम लोगों ने कई और ऐसे देशों में अपना पेनिट्रेशन शुरू किया है जहां पे हम लोग की उपस्थिति इससे पहले नहीं थी। मेरे मंत्रालय के माध्यम से पीएलआई की एक स्कीम है जहां पे हम लोग इंसेंटिव्स देते हैं बड़े ऐसे हमारे देश के लीडर्स को जो इस इंडस्ट्री को लीड कर रहे हैं, जो कि ग्लोबली जाके अपनी पहचान और भारतीय पदार्थों की पहचान को बढ़ा सकें।
मैं मानता हूं कि हर भारतीय खुश होता है जब वो विदेशों में जाता है, सुपरमार्केट में जाता है और जब उसको इंडियन ब्रांड्स वहां पे दिखाई देते हैं। तो धीरे धीरे इसको कैसे और हम लोग मजबूती दें, आई कैन से दिस वेरी ऑनेस्टली, अभी वी हैव नॉट इवन स्टार्टेड जितना हम लोग का पोटेंशियल है। भारत में खाद्य प्रसंस्करण को लेकर आई वुड वांट टू यूज दिस प्लेटफॉर्म टू मेंशन दिस ऑल्सो, काफी नेगेटिव पब्लिसिटी भी होती है। जी। कई बार दुष्प्रचार किया जाता है कि भैया अगर इसको प्रोसेस कर दिया तो आपने इसकी गुणवत्ता निकाल दी। ऑन द कॉन्ट्ररी, यू नो, व्हेन वी टॉक अबाउट फूड प्रोसेसिंग वी टॉक अबाउट वैल्यू एडिशन, बट हम लोग जैसे ही प्रोसेस बोलते हैं दैट बिकम्स इक्वलेंट टू बीइंग बैड। It's not bad. We are adding value to it. But Chirag, I'd like to add here that in terms of rules and regulations in our country, they are a bit lax. So a lot of things are misadvertised. कोई प्रोडक्ट बोल देंगे कि मैदा नहीं है, चीनी कम है, बट होगा. सो enforcement of regulations is another concern. Is that something that your ministry is looking into seriously? Absolutely. It's one of the biggest concerns for me and my ministry, and we have a regulatory body called FSSAI, FSSAI, जो अलग अलग खाद्य पदार्थों को लेकर regulations ड्राफ्ट करती हैं. And I'm very happy to share this कि gradually, you know, we are leveling ourselves up to a level जहाँ पे हमारे standards are equivalent to the global standards also. उसका इम्प्लीमेंटेशन मजबूती से धरातल पर हो, इस बात को भी मजबूती से वो व्यवस्था, वो इकोसिस्टम तैयार करके सुनिश्चित कराया जा रहा है. बिकॉज गाहे बगाहे कई बार ऐसी खबरें, ऐसी जानकारियां सामने आती हैं. हाल ही में एक ग्लोबल कंपनी का नाम था और एक बहुत ही पॉपुलर स्नैक की उसमें जिसमें हाँ, जिन्होंने उन रेगुलेशंस को फॉलो नहीं किया, उसके लिए भी कड़े प्रावधान, और बल्कि अब उन प्रावधानों को और ज्यादा स्ट्रिक्ट किया जा रहा है कि गलती से भी ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए. वो अक्षम्य है. आप किसी के स्वास्थ्य के साथ आप खिलवाड़ नहीं कर सकते. आप ये बात बोलते हैं कंपनीज को, क्योंकि आप तो बहुत बड़ी एफएमसीजी कंपनीज के साथ डील करते हो. बिल्कुल. और मैं इंडस्ट्री के साथ मैं निरंतरता में संवाद भी करता हूँ. आई वांट टू बिकम दैट ब्रिज. सी, एट द सेम टाइम आई वांट द इंडस्ट्री आल्सो टू ग्रो. आई वांट इंडस्ट्री ग्रो करेगी तो हम ग्रो करेंगे, बट एट द सेम टाइम इंडस्ट्री को भी ये समझना होगा कि गलत तरीके से शॉर्टकट लेकर आप भारत में आप ग्रो नहीं कर सकते. भारत का नेतृत्व आज की तारीख में एक ऐसे प्रधानमंत्री कर रहे हैं जो कि बहुत स्पष्ट है कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा. ऐसे में किसी भी तरीके की मिलावट, एंड इज द रीजन व्हाई हम लोग रेगुलेशंस ना सिर्फ कड़े कर रहे हैं बल्कि उसके बाद जो दंड है उसको भी हम लोग इतना स्ट्रांग कर रहे हैं जिसमें आपकी हल्की सी भी भूल आपके ब्रांड को पूरी तरीके से समाप्त कर सकती है. उस स्तर तक हम लोग इसको लेकर जा रहे हैं. What kind of penalties and punishment are we looking at? Of course, yes. And I'm not talking only about the penalties, because penalties... So jail time also? Yes, of course. नहीं, to an extent कि भाई आपका पूरा ब्रांड नेम हम समाप्त कर सकते हैं. जैसा मैंने कहा, मैं कतई इस बात को हल्के में नहीं लूंगा कि आप किसी की भी सेहत के साथ खिलवाड़ करें सिर्फ थोड़े से एक्स्ट्रा बेनिफिट्स को लेकर या किसी प्रकार की लापरवाही को लेकर. मैं ये दोनों ऑप्शंस में लेकर चल रहा हूं. हमेशा सिर्फ आर्थिक ही नहीं होती है. कई बार कुछ लोग लापरवाही भी कर जाते हैं जो कि बहुत गलत है. उस पे भी हम लोग को स्ट्रिक्ट होने की जरूरत है, क्योंकि आपकी हल्की सी चूक सामने वाले की सेहत, उसके जीवन पे बात आ सकती है. और ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है. जब आप किसी को खाना देते हैं, खाना परोसना बहुत बड़ी जिम्मेदारी है. इसीलिए हम लोग माँ के हाथ के खाने को इतना महत्व देते हैं, क्योंकि हमें पता है कि सबसे ज्यादा सुरक्षित है तो वही है. इस भूमिका में ये कंपनी है और इस भूमिका की गंभीरता को इनको पहचानना होगा. तो हम किसी कंट्री से इंस्पिरेशन ले रहे हैं अपने फूड रेगुलेशंस पे? इज EU a country that we See, we are developing our own standards because there are a lot of products, and India is so blessed because of the geographic placement of our country. You know, we have n number of varieties when it comes to food. हमारे पास हिली टेरेन्स हैं, तो हमारे पास वाटर बॉडीज हैं, हमारे पास वैरायटी, और यही हमारी खूबसूरती भी है. बिकॉज इतनी डाइवर्स लैंडस्केप है हम लोग के पास, तो अलग अलग उत्पादन है. तो संभवतः कई ऐसी चीजें हैं जो कि प्रसंस्करण में शायद दूसरे देश नहीं जानते, बल्कि उसमें हम लोग लीडर्स बन रहे हैं उन रेगुलेशंस को लेकर. और खाद्य प्रसंस्करण से तो हम लोग सदियों से जुड़े रहे हैं. ये हमारी घर की परंपराओं का हिस्सा रहा है. मैंने घर में नानी दादी को देखा है पापड़ बनाते हुए, अचार बनाते हुए, घर पे दही को जमाते हुए. वो बात अलग है कि अब हम लोग मंगवा लेते हैं, ऑनलाइन ऑर्डर कर देते हैं, बट उस व्यवस्था का भी अनुभव हम सब ने किया. खासतौर पे हम लोग की पीढ़ी ने तो किया ही है. अगली पीढ़ी का मैं नहीं कह सकता, बट हमारी पीढ़ी वो
वो कनेक्ट जरूर है, जो उस व्यवस्था को भी जानती थी जब ऑनलाइन चीजें नहीं होती थी, जब हम लोग के पास कॉमन रेफरेंस पॉइंट्स होते थे, टू दिस पीढ़ी जिनके पास ऑप्शंस ही ऑप्शंस है खाने को लेकर। तो हम लोग प्रसंस्करण से शुरू से हम लोग जुड़े रहे हैं, सो वी आर इन अ वे लीडर्स इन प्रोसेसिंग। ओके, लेट्स टॉक अबाउट जीएसटी। स्पेशली प्रोसेस फूड को लेकर बहुत कंफ्यूजन है। पॉपकॉर्न, अगर खुला पॉपकॉर्न ले तो उसका टैक्स कम है, मूवी थिएटर में खाएं तो बहुत ज्यादा है। ये सब जो कंफ्यूजन है चिराग जी, ये आप कंप्लीट इसको कंक्लूड करके ही बिहार जाएंगे वापस कि दिस इज गोइंग टू रिमेन? मैं जरूर चाहूंगा कि मैं इसको कंक्लूड कर सकूं, बिकॉज इंडस्ट्री में भी कई बार इस विषय को लेकर चिंताएं सामने आती हैं। कई बार मैं इंडस्ट्री की भावना को भी समझता हूं, बट जब अपने कंसर्न्स को मैं उचित मंच पर रखता हूं तो वहां की मजबूरियों को, क्योंकि सरकार का हिस्सा हूं मैं, वो भी समझ पाता हूं। तो मैं एक दोहरी भूमिका में हूं। जैसा मैंने कहा कि मैं ब्रिज बनना चाहता हूं इंडस्ट्री और सरकार के बीच में, बट उस ब्रिज बनने की वजह से मैं इस एंड की परेशानियों को भी समझता हूं, तो उस एंड की परेशानियों को भी समझता हूं। आई एम जस्ट ट्राइंग टू फिगर आउट अ मिडल वे, जहां पे पॉलिसी मेकर्स एंड इंडस्ट्री साथ में बैठकर, जहां पे उनको भी किसी तरीके की समस्या ना हो और इधर भी किसी तरीके की समस्या ना हो। एट द एंड ऑफ द डे जब आप जीएसटी की बात करते हैं तो जीएसटी काउंसिल is the final authority to take these decisions, but समय समय पर जिस बदलाव जो मुझे उचित लगते हैं वो मैं जरूर जीएसटी काउंसिल के सामने मैं रखता हूं। वित्त मंत्री साहिबा से भी मुलाकात करके उनके भी संज्ञान में इन विषयों को देने का काम करता हूं। कई ऐसे बदलाव किए भी गए हैं, फैसले लिए भी गए हैं, कई ऐसे बदलाव हैं जो कि इंडस्ट्री डेस्परेटली चाहती है लिए जाएं, जिसको लेकर टॉक्स आर ऑन, एंड आई जस्ट होप म्यूचुअली बेनिफिशियल सरकार और इंडस्ट्री दोनों के लिए हो, ऐसे फैसले हम लोग ले पाए आने वाले दिनों में। काउंसिल लिसनिंग टू यू? आर यू बैटिंग जैसा फॉर मैंने अ कहा सिंगल कि रेट ऑन पॉपकॉर्न? जहां पे वो कर पाते हैं जरूर करते जी। हैं, बट अभी कई ऐसे विषय हैं जिनको लेकर चर्चाएं चल रही हैं। दोनों तरफ से एक एक कदम आगे बढ़ने का प्रयास किया जा रहा है। मैं मानता हूं जल्द काफी चीजें समय के साथ भी बेहतर होती हैं, जैसे हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत होती जा रही है और जैसा अगले 4 सालों में हम लोग मानते हैं कि भारत 5वीं से तीसरी सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ेगा, तो मुझे लगता है कई ऐसे रिलैक्सेशंस हैं और जो हम लोग इंडस्ट्री को आने वाले दिनों में दे पाएंगे। चिराग, आप काफी यंग है, ऑल ऑफ 42, बट यू हैव सीन सो मच ऑफ लाइफ. Everybody knows your age. No, I don't know. You're a public figure. Like this is a new young, 42. 42, that's the irony of it. That is the irony of it. 42 is the new young in politics. Right. So, but at a very young age, you've seen so much of life up close. You've seen your loved ones leave you. You were talking to me about you being thrown out of your home where you grew up. इतना सब कुछ देखने के बाद, to collect yourself once again, to fight elections, to build another brand new party, pretty much all by yourself. How did you do it? What are the lessons that you've learned? Oh, lot of lessons, and I don't think I can be more blessed to go through the hardship. क्योंकि जब जिंदगी आपको सिखाती है ना, उससे बेहतर सीख और कोई नहीं होती. एंड सूनर द बेटर दैट यू गो थ्रू ऑल दिस. जितनी जल्दी आप विपरीत परिस्थितियों से आप गुजर जाते हैं, उतनी जल्दी जिंदगी को आप समझ जाते हैं. और जो मैंने किया, after losing my father one after the other, there were like hailstorms in my life, and it was like a roller coaster life. Every day was a different day, and there was a disaster coming my way almost every regular interval. मैंने पापा के जाने के बाद पार्टी खोई, परिवार से मुझे निकाला गया. जिस घर का आप सब जिक्र कुछ खोया, परिवार, पार्टी, सब कुछ खोया. Everything. I had nothing. To an extent, I didn't know where to go. जिस दिन मेरा सामान सड़क पे फेंका गया था, जिस घर में मैं 34 साल से रह रहा था, एंड आई डोंट वांट टू साउंड इमोशनल एंड आई डोंट वांट टू मेक इट ड्रामेटिक, बट होता है. मतलब उस घर के अलावा मेरी कोई याद ही नहीं ना. 7 साल के बच्चे की उससे पहले की क्या यादें होंगी, किसी की नहीं होती हैं. तो मेरी तो जितनी यादें हैं सिर्फ उसी घर की थी. आई डिडंट इवन गेट अ मोमेंट टू स्टैंड एंड रजिस्टर दैट हाउस. फाइनली मुझे निकाल दिया गया था. एनीवेज, इन सारी चीजों को, इन सारी परिस्थितियों को आप 2 तरीके से ले सकते हैं. आइदर बी अ क्राई बेबी एंड सिट एंड क्राई कि मैंने किसका क्या बिगाड़ा और मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, या फिर बी अ फाइटर एंड आप उन परिस्थितियों का डटकर सामना करें
एंड गेट योरसेल्फ बैक, बाउंस बैक करें। मैंने दूसरा विकल्प चुना। मैंने कभी इन परिस्थितियों को मुझे कमजोर नहीं बनने दिया, बल्कि अपनी कमजोर यादों को संजो के रखा मुझे मजबूत बनाने के लिए। और हर एक परिस्थिति से मैं लड़ता रहा, जूझता रहा। धार्मिक हूं, पूजा पाठ में मैं विश्वास रखता हूं, मुझे लगता है उस चीज ने मुझे बहुत आस्था दी। मेडिटेट बहुत करता हूं, ध्यान बहुत लगाता हूं। मेडिटेशन ने मुझे बहुत आस्था दी कि कभी विपरीत परिस्थितियों में मुझे डिप्रेस नहीं होने दिया, मुझे टूटने नहीं दिया। एट द सेम टाइम आज जब बेहतर परिस्थितियां हैं, मैं केंद्र में मंत्री हूं, बिहार चुनाव की ओर हम लोग जा रहे हैं, बेहतर प्रदर्शन की मैं उम्मीद रखता हूं, मेरा दिमाग भी खराब नहीं होता है। ये नहीं कि मैंने सब पा लिया तो मेरा दिमाग खराब हो गया। कितनी सीटों की उम्मीद कर रहे हैं? अच्छी उम्मीदें रखता हूं, मैनिफेस्ट करता हूं, अपने मैनिफेस्टेशन में विश्वास रखता हूं। परिणाम देखिएगा, ना सिर्फ अच्छी सीटें मेरे को लड़ने को मिलेंगी, बल्कि मैं जीत कर भी लाऊंगा। लोकसभा में 100% का स्ट्राइक रेट रहा, अच्छा स्ट्राइक रेट बिहार में भी दूंगा। कोई नंबर देंगे आप हमें? ऑफ कोर्स कितनी सीटें? गठबंधन की मर्यादा को तोड़ूंगा। अगर मैं कोई भी संख्या की चर्चा सार्वजनिक मंच पे गठबंधन के भीतर करने से पहले करूं, तो मैं उस मर्यादा को बनाए रखूंगा। जैसी ये चर्चा गठबंधन के भीतर हो जाएगी, सबसे पहले साझा करूंगा यहां पर। देखिए, आपने कहा कि आप मेडिटेट करते हैं, आप अपना फेथ बहुत अनअबैशडली दिखाते भी हैं, लेकिन आप अपने फेथ को अपनी पॉलिटिक्स से कलर नहीं करते। लेकिन जिस पार्टी के आप अलायंस पार्टनर हैं, वहां पर वहां की पॉलिटिक्स थोड़ी अलग है। जैसे अभी हाल ही में एक नेता है मध्य प्रदेश के, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी, हमारी जो सोफिया कुरैशी जी हैं उनके बारे में कुछ बोला। How do you feel about that, and how do you strike that balance? You know, because that is not your politics. That is not. That is not your politics. So then, what do you feel about such situations? नहीं, and I've been very open and upfront. You know, आपने आज मुझसे सवाल पूछा, मैं छूटते ही मैं बोलता हूँ कि शर्मनाक बयान है। इससे ज्यादा निंदनीय ये बयान नहीं होना चाहिए, और कोई बयान नहीं हो सकता। मेरी पार्टी के अगर वो सदस्य होते, अभी तक मैं उनको अपनी पार्टी से उम्र भर के लिए निकाल देता। बट वो मेरी पार्टी नहीं है। मैं गठबंधन के भीतर अपनी से बातों को रख सकता हूं। जब गठबंधन के साथियों के द्वारा हिंदू मुस्लिम किया जाता है, मैंने उस पर भी एतराज मैंने खुले मंचों से मैंने जाहिर किया। बट फिर इस पे मेरा विश्वास मेरे प्रधानमंत्री के प्रति आता है, जो सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास की बात करते हैं। जब तक द हेड ऑफ द गवर्नमेंट, जब तक उनके मुंह से कोई ऐसी बातें नहीं निकलती, देश की 140 करोड़ जनता को विश्वास है कि किसी के साथ अन्याय नहीं होगा। हर जगह कुछ ऐसे असामाजिक तत्व होते हैं, हर संगठन में होते हैं, परिवारों में भी कई बार ऐसे लोग होते हैं जो परिवार की सोच के खिलाफ अपनी बातों को रखते हैं। ये ऐसे लोग हर जगह होते हैं। ऐसे में जरूर उनको कड़ा संदेश दिया जाना चाहिए। जैसा मैंने कहा, मेरी पार्टी के सदस्य होते, मैं उम्र भर के लिए उनको अभी तक निकाल चुका होता मेरी पार्टी से। गठबंधन में मेरी सीमाएं हैं, एक हद के बाद जाके मैं चीजों को कह नहीं सकता। बट इससे ज्यादा शर्मनाक बयान और कोई नहीं हो सकता। Can we get a big round of applause, please, on that? चिराग, अगर आपको बहुत लोग बहुत डिफरेंट तरीके से डिस्क्राइब करते हैं, आपको मोदी जी का हनुमान भी बोला जाता है। ऐसा क्यों बोला जाता है? आपने कब बेल आउट किया था मोदी जी को? ये 2020 विधानसभा चुनाव के दौरान एक प्रकरण हुआ था। किसी कारणवश मैं एनडीए से अलग होकर मैंने चुनाव लड़ा था। बट एनडीए से अलग भी हुआ था तो बिहार का एक क्षेत्रीय दल है जिसके खिलाफ मैंने अपने प्रत्याशी उतारे थे, और भाजपा के खिलाफ मैंने प्रत्याशी नहीं उतारे थे, क्योंकि मेरा समर्पण मेरे प्रधानमंत्री जी के प्रति हद से ज्यादा है। मैं बहुत ज्यादा मेरे प्रधानमंत्री से प्यार करता हूं, और जिंदगी में जब तक मेरे प्रधानमंत्री हैं उनके खिलाफ मेरे जहन में कोई सोच भी नहीं आ सकती, उसका अंश भी नहीं आ सकता। तो मैं बहुत क्लियर था कि भले मैं गठबंधन से अलग होकर मैं चुनाव लड़ूंगा, बट मेरे प्रधानमंत्री जी की पार्टी के सामने मेरा प्रत्याशी नहीं रहेगा। उस वक्त मैंने बाकी तमाम सीटों पर 137 सीटों पर मैंने अपने प्रत्याशी उतारे, आउट ऑफ 243 सीट्स, जिसमें भाजपा की सीटों पे मैंने प्रत्याशी नहीं उतारे थे। उस वक्त क्योंकि ये लग रहा था कि क्या मैं भाजपा के का साथ दे रहा हूं और इसलिए मैंने प्रत्याशी नहीं उतारे, तो मेरे ऊपर कई बार टीका टिप्पणी की गई और कहा गया कि आप प्रधानमंत्री की तस्वीर का इस्तेमाल नहीं करेंगे। मैं इतनी राजनीतिक मेरी बुद्धि थी कि मैं नहीं करूंगा। जब ऑफिशियल अलायंस नहीं है, कुछ नहीं है, तो मैं कैसे उनका इस्तेमाल कर सकता हूं। बट वो इतनी बार बोल दिया गया ना कि मैंने रिएक्शन में, एंड आई थिंक इन वन ऑफ द लाइव इंटरव्यूज समबडी सेड कि ऑपोजिशन ये कह रहा है कि आप उनकी तस्वीरों का इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो उस वक्त मैंने बोला कि मुझे जरूरत ही नहीं है।
जिनको जरूरत है वो होर्डिंग पे मेरे प्रधानमंत्री की तस्वीर का इस्तेमाल करें। मेरे प्रधानमंत्री मेरे दिल में बसते हैं, चाहेंगे तो मैं दिल चीर के दिखा दूंगा उनकी जगह मेरे दिल में, इसलिए होर्डिंग पे मुझे तस्वीर लगाने की जरूरत नहीं है। तो वहां से फिर ये शुरू हुआ एंड अगले दिन इन वन ऑफ द लीडिंग न्यूज़पेपर फ्रंट पेज पे मैं देखता हूं कि मेरा एक कैरिकेचर, एक कार्टून बना हुआ है जिसमें मैं हनुमान बना हुआ हूं और अंदर प्रधानमंत्री जी की तस्वीर है। तो वहां से ये शुरू हुआ। बट आई लाइक दिस, आई हैव नो इश्यूज। इससे ज्यादा खूबसूरत बात मेरे लिए और नहीं हो सकती। There was an image that went viral of the Prime Minister patting you with a lot of love and affection. So, what was that moment there? I think it happened at a rally in Bihar. So that happened in that rally in Bihar. जरूर जब वो इस बार चुनाव प्रचार के लिए आए थे, बट मेरे लिए सबसे खूबसूरत लम्हा वो था जब मैं वापस ऑफिशियली एनडीए अलायंस में गया था। ये जुलाई का समय था, लोकसभा चुनाव से ठीक पहले, जब 38 दलों का गठबंधन एनडीए ने बनाया था, जिसका नेतृत्व प्रधानमंत्री जी कर रहे थे। और मैं उस बैठक में एक लंबे समय के बाद ऑफिशियली मैं एनडीए के सहयोगी के तौर पे मैं मौजूद हुआ था। उस वक्त मैं आई वॉज द सिंगल सांसद ऑफ माई पार्टी। मैं वहां पे मैं शामिल हुआ था। उस वक्त बहुत समय के बाद प्रधानमंत्री जी से रूबरू मुलाकात हुई और उन्होंने जिस तरीके से मेरा हाथ खींचकर मुझे गले से लगाया और मेरा सर अपने कंधे पे रखकर उन्होंने मेरी पीठ थपथपाई, वो मेरे लिए बहुत खूबसूरत पल था। और जिस पल का आप जिक्र कर रही हैं, वो हाजीपुर आए थे मेरे प्रचार में, और ना सिर्फ उन्होंने मेरी पीठ थपथपाई बल्कि उन्होंने मैं जरूर चाहूंगा, जरूर यूट्यूब पे आप सब सुने, जो 5 मिनट तक उन्होंने मेरे बारे में कहा जी। और उस वक्त मुझे एहसास हुआ कि देश का एक प्रधानमंत्री, और मैं सारे अपने सांसदों को बोलता हूं कि प्लीज बी मोर एक्टिव एंड प्रेजेंट एंड वेल रेड व्हेन यू कम टू द पार्लियामेंट। क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने जिक्र किया 2014 से 2019 तक मेरी 100% अटेंडेंस थी पार्लियामेंट में। आई डिडंट मिस इवन अ सिंगल डे, और मैं मैक्सिमम आवर्स मैं बैठता था। भले मैं डिबेट में मैं पार्टिसिपेट नहीं भी कर रहा हूं, पर मैं सुनता था। और मैं ये मानता हूं, आप जितना सुनते हैं, यू नीड टू बी अ गुड लर्नर टू बी अ गुड लीडर। तो आप जितना सुनेंगे आप उतना आप समझेंगे। मैं अभी भी अकेले बैठता हूं, मेरे पिता के पुराने इंटरव्यूज, अटल जी के पुराने इंटरव्यूज, उनके भाषण, सुषमा जी के भाषण लोकसभा में, वो सब मैं सुनता रहता हूं बैठे बैठे। तो मैं पार्लियामेंट में ही बैठा सुनता था। सोचिए, देश के प्रधानमंत्री ने इतनी छोटी सी बात को भी नोटिस किया और उन्होंने इस बात को पार्लियामेंट्री पार्टी की बैठक में बोला, जिसका जिक्र उन्होंने उस सभा में किया कि उस वक्त मैंने कहा कि देखिए, चिराग से सीखने की जरूरत है, कितनी तैयारी के साथ आता है। और उन्होंने बोलते बोलते बहुत प्यार से ये भी बोला, बोलते बोलते वो भावनाओं में बहकर सार्वजनिक मंच में मुझे तू ता करके उन्होंने कहा कि अरे इसको तो मैंने ये, तो उनको एहसास हुआ। उन्होंने कहा कि सॉरी, मैं थोड़ा सा तू तड़ाक करके इससे बातें कर रहा हूं, बट मैंने इसको हमेशा अपने बेटे की तरह देखा है, इसलिए मैं ये बातें कह रहा हूं। तो उनके ये शब्द, इससे ज्यादा खूबसूरत, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण मेरे लिए और कुछ नहीं हो सकता। उम्र भर का समर्पण इसीलिए उनके प्रति है। तो आप अलायंस में रहेंगे फिर बीजेपी? मैं मेरे प्रधानमंत्री से अलग होने की सोच जहन में भूल से भी नहीं ला सकता हूं। चलिए, मेरा आखिरी सवाल, इस दिन अगले साल आप अपने आप को कहां देखते हैं? इस दिन अगले साल मैं अपने आप को बिहार में और ज्यादा सक्रिय भूमिका में देखता हूं। जिस पद पर या जिस कार्यालय के भीतर आप चाह रही हैं, उस कार्यालय में मैं जरूर जाऊंगा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से मुलाकात करने, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की योजनाओं को धरातल पर उतारने। तो इस भूमिका में अगले साल इस दिन हम लोग रहेंगे। So I think then my colleagues who want to track your beat need to rethink. All right. Thank you so much. Thank Big you. Round of applause for Chirag Paswan. We wish you the very best. Chirag Paswan, ladies and gentlemen. All right, that was an interesting session indeed. And in today's India, moving on to the next one then, Digital India is far more than just a slogan. It represents a transformative vision to empower 1.4 billion citizens through access, opportunity and digital